गर्मी में भी छत पर खाना बनाने वाली देवरानी। वाह, क्या फर्स्ट क्लास खाना बना है आस्था भाभी। 2 और गर्मा गर्म पराठे और थोड़ी पनीर की भुर्जी देना। अभी लाई देवर जी। आस्था पसीना पसीना होकर भुर्जी पराठे लेकर रसोड़े से आने लगती है, तभी फिसलने से बचती है। संभाल कर आस्था बहू, कितनी बार कहा है जमीन में पैर दबा कर चला कर, पाँव भारी है, 9वां महीना चढ़ गया है तुझे, अभी कोई ऊंच नीच हो जाती तो। बड़ी बहू, अभी तुम नाजुक दौर से गुजर रही हो, आराम किया करो, डिलीवरी तक खाना तुम्हारी सास बना लेंगी। पर बाबूजी, मुझे आप सब लोगों को खाना बनाकर खिलाने में खुशी होती है, वैसे भी एक कुशल गृहिणी होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है। तभी ऋषभ मस्करे के मिजाज में कहता है, पर भाभी आज तो आपने पराठे ज्यादा ही सेक डाले हैं, बेचारे पापड़ के जैसे कुरकुरे हो गए हैं। दाल चावल पर मस्त लगेगा, बाकी पनीर की भुर्जी भी खास नहीं बनी। अच्छा, बरखुरदार को पराठे पापड़ लग रहे हैं तो रहने दीजिए, मत खाइए। अब तो आप देवरानी जी के हाथों की घी में चुपड़ी रोटी खाना। हाय भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे कान छोड़िए। देवर भाभी की खट्टी मीठी नोक-झोंक देखकर ससुराल वाले खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आस्था बहुत सरल सीधे स्वभाव की थी। कुछ दिनों में बड़े धूमधाम से ऋषभ की शादी होती है और छाया देवरानी बनकर आती है, जो कि घमंडी स्वभाव की थी। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। आओ प्यारी देवरानी जी, भारद्वाज खानदान में आपका खूब स्वागत है, कलश गिराकर अंदर आ जाइए। जी दीदी। थकान के चलते सब लोग सो जाते हैं। अगला दिन चालू होता है। देवरानी जी, मैं आपको ही कमरे में बुलाने जाने वाली थी, चलिए मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। छाया अपनी जेठानी के पीछे पीछे रसोई में आती है। देवरानी जी, ये रहा गैस, चूल्हा, नॉनस्टिक बर्तन, जूसर, मिक्सर, दूसरे कॉर्नर में कुकर, कढ़ाई रखा हुआ है और ऊपर वाले दराज में मसाले, दाल वगैरह के डिब्बे हैं। बाकी किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बुला लेना। सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर लो। छोटी सी रसोई देखकर छाया का मुंह सड़ जाता है। जेठानी जी, इस किचन में कितनी घमस है, ऊपर से दम घुटने वाली गर्मी, इतनी भपके में खाना बनाकर मेरा कचूम्बर निकल जाएगा। पर देवरानी जी, घमस और धुआं पास करने के लिए एग्जॉस्ट फैन और चिमनी लगा तो है, और क्या चाहिए? मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। टेढ़ा जवाब देकर छाया मसाले की बरनी और बर्तन उठाकर छत पर ले जाती है। हाँ, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितनी फ्रेश और ताजगी है छत पर। जेठानी जी, मैं यही खाना बनाऊंगी। देवरानी जी, अभी सुबह की हल्की किरण की धूप है, इसलिए थोड़ी ठंडक है, थोड़ी देर में एकदम चिलचिलाती गरम गरम लू चलने लगेगी तो झुलस जाओगी। जेठानी जी, मैं आपकी जितनी चुई मुई नहीं हूँ जो मुरझा जाऊंगी, मैं बना लूंगी। ठीक है, बनाती रहो। जेठानी कमरे में आकर एसी चलाकर खुंदक में खिटपिट करती है। ये देवरानी तो एक नंबर की टेढ़ी खीर है, किसी की बात का उसके कान पर जू नहीं रेंगता। आलू दम पूरी पुलाव तैयार है, बस छेना फाड़ कर रसगुल्ले बनाने हैं, मगर गर्मी में हालत पतली कर दी है। चिक चिक करते हुए देवरानी पसीना पोंछती है। तभी आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, जिसमें मौसम ठंडा हो जाता है। खाना बन गया है, सब लोग खाने के लिए छत पर आ जाइए। ठंडक भरा मौसम देखकर सब लोग छत पर आते हैं और देवरानी के देसी स्टाइल से पकाया खाने को स्वाद लेकर खाते हैं। वाह बहू, छोटी बहू, आज तो तुमने चूल्हे पर खाना बनाकर गांव की मिट्टी याद दिला दी, और ये चूल्हे की रोटी तो खाने में बड़ा सौंधी सौंधी लग रही है। सच में छाया बहू, तूने तो देसी खान पान से जेठानी को पछाड़ दिया। वैसे आस्था बहू भी खाना खूब स्वाद बनाती है, मगर उसका हाथ तेरे मुकाबले थोड़ा खींचा खींचा सा है। थैंक यू मम्मी जी। पापा जी लाइए, मैं पंखा करती हूँ, आप लोग आराम से खाइए। क्या बात है, मेरा तीर तो सीधे निशाने पर लगा है, मेरी जेठानी तो जल भुन के खाक हो रही होगी। चलो अच्छा है, परिवार में छाया ने अपनी जगह बना ली है। इसी तरह अगले दिन आस्था तड़के सुबह टहलने के लिए छत पर आती है। हाँ, मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। छत पर थोड़ा योगासन कर लूंगी और टहल भी लूंगी। ये छत पर इतनी तेज धुआं कहाँ से आ रहा है? छत पर आकर आस्था देखती है कि देवरानी चाय उबाल रही थी। मार्बल वाले छत के फर्श को काला काला देखकर जेठानी का मुंह चढ़ जाता है। छाया, तुम यहाँ छत पर क्यों चाय बना रही हो? क्या किचन में रखा 4 बर्नर वाला चूल्हा काफी नहीं है? मेरा मूड
मैं यहीं चाय बनाऊंगी, आपको क्या दिक्कत परेशानी है? देवरानी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं डेली छत पर ही टहलती हूँ, अपना ये चूल्हा चौका समेट लो। देखिए जेठानी जी, मुझ पर दामन चलाने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा तो फिक्स है, मैं छत पर ही चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ बनाऊंगी, समझी? तुम्हारी अकड़ तो सासू माँ ही सीधी करेंगी। जो तुमने सफेद संगमरमर वाले फर्श को नाश मारा है ना, तुमसे साफ करवाएंगी। जेठानी आग बबूला होकर सबको बुलाती है। अरे भाई, क्यों सवेरे सवेरे दोनों देवरानी जेठानी कचर कचर कर रही हो, लफड़ा क्या है? तभी छाया आग में घी डालते हुए बोलती है। मम्मी जी मैं बताती हूँ, मुझसे उस छोटी रसोई में खाना नहीं बनता, मैं तो केवल छत पर चाय पानी बना रही थी और जेठानी जी मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। बड़ी बहू, ये तो तेरी सरासर गलत बात है। छोटी बहू, अगर तुझे छत पर खाना बनाने में आरामदायक है तो खाना बना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। जी मम्मी जी। पर सासू माँ, ये देवरानी कितनी चंट है। डांट खाकर आस्था कमरे में बैठकर बहुत रोती है। देखो आस्था, इस घर के हर एक चीजों को अब तुम्हें अपनी देवरानी से बांटना सीखना होगा। अच्छा मैं दफ्तर जा रहा हूं। इस तरह देवरानी का गर्मी में छत पर खाना बनाने का सिलसिला जारी था। छत के नीचे वाला कमरा आस्था का था, जहां छत पर खाना बनने के चलते खूब भभका मचता। आज तो एसी भी गरम गरम सी हवा फेंक रही है, पता नहीं देवरानी इतनी गर्मी में छत पर खाना बनाना कब छोड़ेगी, नाक में दम करके रख दिया है। छाया की जेठानी के साथ पड़ोसी भी अब मोहल्ले में धुआं उठने से परेशान हो जाते हैं। एक दोपहर, जेठानी जी खाना बन गया है, छत पर आ जाइए। देवरानी जी आज मेरी तबीयत बहुत ही खराब सी लग रही है, आप मेरी थाली मेरे कमरे में लाकर दे दीजिए, इतनी भरी दोपहरी में मुझे छत पर खाना नहीं खाया जाएगा। जी अच्छा। जेठानी के आगे हामी भरकर देवरानी पसीने पसीने होकर सीधे सास के पास आकर चुगली करती है। मम्मी जी मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है। छोटी बहू आ इधर, थोड़ा एसी में बैठकर हवा खा ले, पसीने से तर हो गई है बिल्कुल। नहीं मम्मी जी, मुझे अभी जेठानी जी की थाली सजाकर कमरे में देना है। सच कहूँ तो मम्मी जी, जेठानी जी के लिए तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हूँ। इतनी कड़ी धूप में मैं छत पर सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ताकि सब लोग अच्छा खाना खा सके, लेकिन जेठानी को तो अलग से ही नखरे हैं। देवरानी की बातों में सुषमा भड़क जाती है। छोटी बहू, तूने खाना बना दिया ना, यही काफी। जिसको खाना होगा वो खुद छत पर आकर और निकाल कर खाएगा। सुषमा जानबूझकर चिल्लाकर आस्था को इस बात का ताना कसती है। बेचारी आस्था चिलचिलाती गर्मी में छत पर जाकर सबके साथ खाती है। कभी ससुराल वाले पंखा करते तो कभी निवाले खाते। ऋषभ, तुम्हें एक और रोटी दूं? नहीं रहने दो, बस पेट भर गया। वैसे कितनी धूप लग रही है, पसीने निकल रहे हैं। छाया खाना तो नीचे डाइनिंग टेबल पर भी खाया जा सकता है, खामखा धूप में मार रखा है। ऋषभ की इस बात पर सास देवरानी के पक्ष में बोलती है। चुप कर ऋषभ, इतनी भी धूप नहीं है, और वैसे भी शरीर में विटामिन डी लेना चाहिए। हे भगवान, ये सासू माँ तो देवरानी जी की दुमछल्ली बन गई हैं। माथे से टप टप पसीना चू रहा है, पर यही खाना है। बेचारी प्रेग्नेंट आस्था को गर्मी में छत पर खाना खाने में पसीना छूट जाते हैं, जिससे वो मुश्किल से आधी रोटी खाती है। थोड़े दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाती है। जेठानी जी चलिए, खाना बन चुका है, खा लीजिए। देवरानी जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतने छोटे बच्चे को लेकर मैं चिलचिलाती गर्मी में छत पर खाना खाऊंगी? सुना आपने सासू माँ? क्यों बड़ी बहू, तू क्या कहीं की स्पेशल आ रही है जो छत पर खाना नहीं खाएगी? अरे हम बाकी सब लोग भी तो खा रहे हैं ना, और इतनी भी गर्मी का कहर नहीं बरस रहा, हवा भी तो चल रही है। सास के आगे बेचारी बहू का बस नहीं चलता। आस्था रोते हुए धूप में खाना खाने आती है, जहां तगड़ी लू चल रही थी, जिसे 2-4 दिन के अंदर ही आस्था के बच्चे को लू लग जाती है। वहीं एक सुबह पड़ोसी भी शिकायत लगाने आ जाते हैं। अरे सुनील भाई साहब, ये क्या धंधा पानी लगा रखा है आप लोगों ने? अरे गांव देहात में थोड़ी रह रहे हैं कि रोज रोज चूल्हे पर ही खाना बना खाना खाते हैं। भट्टी बना के रख दिया है, कितना धुआं मचता है। माफी चाहते हैं रामफल जी, आगे से ऐसा नहीं होगा धुआं। अगर आज से हमें आपकी छत पर धुआं मचते दिखा भाई साहब, तो हम सीधा सरकारी पोल्यूशन विभाग वाले को फोन मिला देंगे। मोहल्ले वाले धमका कर चले जाते हैं। सुषमा कहती है, छाया बहू, आज से छत पर खाना बनाना बंद, रसोई में खाना बनाना, समझी? तुम्हारे चलते मोहल्ले वाले कितनी चिक चिक कर रहे हैं। आप बड़ी चंट हैं सासू माँ, चित्त भी आपकी, पट भी आपकी। अरे इतने दिनों से तो मैं छत पर खाना बना रही थी, तो आप लोग भी तो भर भर के खा रहे थे। बहू मत भूल, तेरे ही भड़कावे के चलते मैंने बहू को मजबूर किया कि वो भी छत पर हमारे साथ खाना खाए। उसके चलते आज मेरा पोता कितना ज्यादा बीमार है। माँ जी, सबसे अच्छा रहेगा कि मैं अपना चूल्हा चौका अलग कर लेती हूँ, आप लोग अपना बनाइए खाइए। वैसे भी मैं इतने सारे लोगों का खाना बनाकर थक चुकी हूँ।
रसोई के बंटवारे की बात सुनकर ऋषभ अपनी बीवी पर भड़क जाता है। छाया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ अलग रहूंगा? बड़ी भाभी ने इस परिवार को आज तक जोड़ कर रखा था। इससे अच्छा कि तुम मेरा परिवार तोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ही तोड़ दूंगा। यह सुनकर छाया रोने लग जाती है। तुम मुझे छोड़ दोगे ऋषभ? देवर जी, शादी तोड़ देने से इस मसले का हल नहीं होगा। छाया देखो, तुम भले खाना मत बनाओ, मैं बना लूंगी। खुश? इतने सब के बावजूद भी जेठानी के बोलचाल के लहजे में नरमी देखकर छाया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर एक किचन में ही खाना बनाने लगती। ओह, ये सब क्या है बहू? तुझे इतनी बार समझा दिया कि हमें इतना तीखा खाना मत बनाकर खिलाया कर, लेकिन फिर भी तूने ये मिर्ची का घोल बनाकर रख दिया है हमारे सामने। हाँ माँ, और वैसे भी इतनी गर्मी में तीखा खाना ठीक नहीं है। मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतनी गर्मी में भाभी के हाथ के बने तीखे खाने को खाकर मुझे पेट से जुड़ी इतनी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भाभी फिर भी रोज खाने में इतना लाल और हरी मिर्च डाल देती है कि खाना दुश्वार हो जाता है। रहने दे बेटा, अब तू कुछ मत बोल। अब मैं तेरी ही शादी एक अच्छी लड़की से करूंगी जो हमारे मन मुताबिक खाना बनाकर हमें खिलाएगी। अच्छी बात है, जल्दी से ही लेकर आइए इस घर में देवरानी, मुझे भी फुर्सत मिलेगी। अब कुछ ही महीने में उर्मिला अपने छोटे बेटे के लिए आरोही नाम की एक लड़की से रिश्ता फिक्स कर देती है और बड़े ही धूमधाम से विष्णु और आरोही की शादी हो जाती है। आरोही अपने घर से विदा हो रही होती है, तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ, बेटी को भूखे पेटी घर से विदा करोगी? तो पागल हो गई है? दामाद जी गाड़ी लेकर तेरा इंतजार कर रहे हैं, जा ससुराल में खाना अब जो खाना है। नहीं माँ, मुझे दे दीजिए कुछ खाने को। अच्छा बता, क्या खाएगी? मेरी पसंद तो आप जानती ही हैं माँ, वही ले आइए ना। मालती आरोही की मनपसंद तीखी मिर्च के बड़े और मिर्च की चटनी लेकर आती है। आरोही भी तीखे खाने की चटोरी थी, फटाफट सब कुछ चट कर जाती है और गाड़ी में बैठ अपने ससुराल विदा हो जाती है। हाँ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह आरोही हॉल में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए खाने में क्या बना दूं? क्या बनाएगी बहू? इतनी गर्मी पड़ रही है, काम कर, सिंपल दाल बना ले और रायता बना ले। आरोही अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, जहां आरोही दाल में सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाती है और रायते के लिए 1 से आधा किलो हरी मिर्च को घिस रही होती है। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो देवरानी जी? इतनी सारी मिर्ची क्यों पीसी है तुमने? कुछ नहीं जेठानी जी, बस अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। हाँ वो तो ठीक है, पर इतनी सारी मिर्चियों को क्यों पीस रखा है? तुम्हें तो फीका खाना बनाना चाहिए था ना। लेकिन क्यों? मैं फीका खाना क्यों बनाऊं? मुझे तो तीखा खाना पसंद है, तड़कता भड़कता। क्या तुम्हें भी तीखा पसंद है? आपको भी पसंद है जेठानी जी? चलो फिर तो मजा आ गया, हम दोनों देवरानी जेठानी तीखा खाना बनाकर खाया करेंगी। अब आरोही अपनी पहली रसोई के खाने में सूखी लाल मिर्च का तड़का दाल में और हरी मिर्च का रायता बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। क्या बात है, रायता बनाया है, गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, अच्छा हुआ बना लिया। अब खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना। हाँ, एक बार खाइए तो सही देवरानी जी के हाथ का ये खाना, ना आपकी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया तो मेरा नाम बदल देना। पूरा परिवार आरोही के हाथ के बने खाने का एक निवाला अपने मुंह के अंदर लेते ही कि तब उनके कानों से धुआं निकलने लगता है। उनकी आंख, नाक, मुंह, सर सब लाल हो जाता है और वो सिसियाते हुए कहते हैं, अरे बाप रे बाप, इतनी तीखी दाल और रायता बहू खीरे का है या मिर्ची का? पानी दे, जल्दी से पानी दे। ये क्या आरोही जी, आपने इतना तीखा खाना बनाया है? आपने तो मेरी पत्नी शिवानी को भी फेल कर दिया तीखा खाना बनाने में। अरे पानी पानी। ये लीजिए पानी पी लीजिए आप लोग। लेकिन मैंने तो बहुत हिसाब से मिर्ची का इस्तेमाल किया था। क्यों जेठानी जी, आप बताइए ना, खाना तीखा है क्या? नहीं, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट और चटपटा लग रहा है खाना। हाँ, तू तो बोलेगी, तेरी पसंद का जो खाना बना दिया तेरी देवरानी ने। मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। मेरे तो घर में दोनों ही देवरानी जेठानी तीखा खाना बनाने वाली आ गई। एक तो अप्रैल की ये कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, ऊपर से उर्मिला की बहू तीखा खाने वाली आ गई थी। उर्मिला और उसके पूरे परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। तभी अगले दिन उर्मिला अपनी बहू से कहती है, सुन बहू, कल तो तूने खिला दिया हमें वो मिर्ची वाला खाना, लेकिन अब नहीं। एक काम कर, थोड़ी सी बेसन की कढ़ी छौंक ले और दही की मात्रा थोड़ा ज्यादा रखना ताकि पेट में ठंडक मिले। ठीक है माँ जी। दोनों देवरानी जेठानी रात का रसोई में आती हैं। आरोही बेसन को घोल रही होती है।
जेठानी जी, मैं क्या सोच रही थी कि कढ़ी में हम क्यों ना मिर्ची के पकौड़े बनाकर डाल दें, तीखी कढ़ी स्वाद लेकर खा पाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। अब पल भर में शिवानी और आरोही मिर्ची की पकौड़ियां बनाकर कढ़ी तैयार करती हैं और डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। अच्छा हुआ माँ आज खाने में ये कढ़ी बनवा ली, वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है। पूरा परिवार कढ़ी चावल को खा रहा होता है कि तभी उनके मुंह में मिर्ची के पकौड़े आ जाते हैं। वो कढ़ी को मुंह से थूक देते हैं। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे कितने अच्छे से समझाया था कि बेसन की कढ़ी मैं इसलिए बनवा रही ताकि मेरे पेट को गर्मी से राहत मिले, लेकिन तूने तो इसमें भी मिर्ची के पकौड़े डाल दिए और इसे भी तीखा बना दिया। माँ जी, मैं भी तो खा रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी तीखा नहीं लग रहा है। जेठानी जी, आप बताइए, कढ़ी तीखी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो मिर्ची की कमी बहुत ज्यादा है। थोड़ी और मिर्ची पड़ती तो और अच्छा बनता। शिवानी रसोई से जाकर लाल मिर्च का पाउडर लाती है और दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने खाने में लाल मिर्च के पाउडर को छिड़क कर खा रहे होते हैं। वहीं पूरे परिवार के कानों से धुआं निकल रहा होता है और वो मिर्ची से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन केशव और विष्णु अपनी पत्नियों से कहते हैं, सुनो आरोही, मेरे ऑफिस से मेरे बॉस और मेरे टीम लीडर आ रहे हैं। ऑफिस से रिलेटेड कोई मीटिंग है, उसके बाद हम लोगों ने डिनर भी प्लान किया है। हाँ शिवानी, तुम भी ये बात ध्यान से सुनो। इस डिनर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनना चाहिए और कृपा करके मिर्ची स्वाद अनुसार ही डालना। अब उस रात कुछ ही देर में केशव और विष्णु के घर में दो टीम लीडर और बॉस आते हैं। दूसरी तरफ जेठानी देवरानी डिनर बना रही होती हैं, जहां शिवानी मिर्ची की भुर्जी, मिर्ची के कबाब, मिर्ची के बड़े, मिर्च की चटनी बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आरोही सिलबट्टे पर काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च को पीसकर सभी सब्जियों में मिला देती है और अच्छा खासा तीखा खाना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी तैयार करती हैं। कुछ देर बाद केशव और विष्णु की मीटिंग खत्म होती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करते हैं, जहां आरोही और शिवानी खाने को सर्व करती हैं। ऑफिस का स्टाफ जैसे ही खाने का फर्स्ट बाइट अपने मुंह में लेते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। वह अपने जेब से रुमाल निकालकर पसीने को पोंछने लगते हैं। पानी पानी, अरे ये कैसा खाना बनाया है? इसे तुम खाना कहती हो? अगर ऐसे ही खाने को खिलाने के लिए हमें इनवाइट करना था तो पहले ही बता देते, हम आते ही नहीं। हाँ सर, सही कहा, खाना बनाया था ये मिर्ची का जहर। और हाँ विष्णु और केशव, आगे की मीटिंग हम ऑफिस में करेंगे। सर 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 सर, हमारा वो प्रमोशन, उसका क्या होगा सर? अरे वो तो तुम भूल ही जाओ अब। ऑफिस के स्टाफ भड़कते हुए वहां से चले जाते हैं। बहुत अच्छे से मैं समझाया था ना कि तीखा खाना नहीं बनाना है। तुम्हारी वजह से आज हमारा प्रमोशन होते होते रुक गया। और अगर इतना ही तीखा खाना पसंद है तुम दोनों देवरानी जेठानी को, तो अपने लिए बनाया करो, औरों के लिए नहीं। हम पागल नहीं है कि इतनी गर्मी में सबके लिए अलग अलग पकवान बनाए, इसलिए तीखा खाने की आदत डाल लीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शिवानी और आरोही को फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी बेशुमार तीखा खाना बनाकर खाया करती थी। केशव और विष्णु की हालत अब इस गर्मी में तीखा खाना खा खाकर बहुत खराब हो गई थी। वह बीमार पड़ गए थे, जिसे देख उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है कि तभी एक दिन, रुक बहू, आज तुम दोनों यहीं रहो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। पर माँ जी, हम तो, हाँ पता है, तुम तो तीखा खाना खाती हो, मैं बना दूंगी, चिंता मत करो। अब उर्मिला खिसियाते हुए अपनी दोनों बहू के लिए खाना बनाती है, जहाँ उर्मिला सभी मिर्चियों की मात्रा बढ़ाकर पीसती है। वो बहुत सारे काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लौंग को पीसकर एक पेस्ट बनाती है और उसे सब्जी में मिलाकर अपनी बहू के लिए लेकर आती है। दोनों बहू जैसे उस तीखी सब्जी को खाती हैं, दोनों ही देवरानी जेठानी के तोते उड़ जाते हैं। उनके कान से धुआं निकलने लगता है। वो बौखलाने लगती हैं और पानी ढूंढती हैं। माँ जी, पानी दे दीजिए, जल्दी से ठंडा ठंडा पानी दे दीजिए, मेरे पेट में ज्वालामुखी फट रही है। हाँ माँ जी, बहुत तेज गर्मी लग रही है, मेरे पसीने छूट रहे तीखा खाकर, जल्दी से पानी दे दीजिए ठंडा। इतना करके भी उर्मिला शांत नहीं होती। वो दोनों बहू के लिए पानी में लाल मिर्च का पाउडर मिलाकर लेकर आती है, जिस पानी को पीकर दोनों बहू पानी को उगलते हुए कहती है, माँ जी आप क्या कर रही हो? आपको हमारी परेशानी दिख नहीं रही है क्या? हम मिर्ची और तीखेपन से परेशान हो रहे हैं, हमारी जुबान जल रही है, हमें पानी चाहिए, और आप हैं कि बार बार बस तीखा लेकर आ रही हैं। परेशान तो मैं भी हो रही थी और मेरे बेटे भी, मेरी भी जुबान चल रही थी, मेरी भी पेट में ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन तुम्हें तो वो सब कभी दिखाई नहीं दिया, तो मुझे क्यों दिखाई देगा? अपनी सास की बातें सुनकर शिवानी और आरोही को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये गलती हो गई माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें ऐसे जबरदस्ती आपको इतना तीखा खाना नहीं खिलाना चाहिए था, हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए। पर अब हम कान पकड़ के आपसे माफी मांगते हैं। अब हम कभी ऐसा खाना ना तो बनाएंगे और ना ही खाएंगे। उर्मिला अपनी बहू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है, जिसके बाद दोनों बहू के होश ठिकाने आ जाते हैं और दोनों ही देवरानी जेठानी तीखा खाना हमेशा के लिए छोड़ देती हैं।